अच्छा, आपने कहा ये नोटबंदी से नहीं हल हुआ, नोटबंदी का कोई एक फायदा? नुकसान हो गया, आपकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। एक नेगेटिव भी फायदा नहीं है। एक भी फायदा नहीं है, ना आपका टेररिज्म पे, ना आपका काउंटरफीट करेंसी पे, ना आपके ब्लैक मनी पे, किसी पे कोई असर नहीं हुआ। ये तो एक गलत फहमी थी कि ब्लैक मींस कैश, और उनको पॉलिटिकल फायदा पहुंचा क्योंकि गरीब आदमी ने विश्वास कर लिया कि इससे काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर होगा। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो कुछ बहुत बड़े जो पॉलिटिकल पंडित हैं, उन्होंने टीवी में बोला कि अब काले धन वाले कहाँ जाएंगे, उनका तो पैसा चला गया। यानी कि हमारे जो एजुकेटेड भी क्लास था उसको ये समझ नहीं थी कि ये नोटबंदी से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। और असंगठित क्षेत्र को तो बहुत ही नुकसान हुआ। तो पिछले 8 साल में हमारा जो असंगठित क्षेत्र उसको कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सरकार ने बहुत लेवल पे बहुत कुछ किया है देश में, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं हुआ। जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके कंपैरिजन में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि इतना ये करप्शन वगैरह में चला गया। तो ऐसा नहीं, तो टैक्स जो होता है उससे पब्लिक सर्विसेज दी जाती हैं, उससे आपका एजुकेशन लेवल, हेल्थ लेवल, ये सब ऊपर होता है। ये बात ठीक है, करप्शन की वजह से उतना नहीं है जैसे कि होना चाहिए था। एसर की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है कि आपके इतने सारे बच्चों की जो एजुकेशन बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ पर टीचर पढ़ाता नहीं है और टीचर कोशिश करता है कि ट्यूशन करे, और ट्यूशन में फिर वो जो पैसे कमाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सरकार बहुत कुछ देती है, लेकिन हुआ क्या है, क्योंकि करप्शन है तो इसलिए सबको लगता है कि मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है। जी, बहुत से लोग तो दुबई इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं कि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा नहीं, रिटर्न नहीं इसलिए है। नहीं, इसलिए नहीं ये शिफ्ट हो रहे, वो तो इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं कि उनको यहाँ पे खतरा है कि टेक ओवर हो जाएगा। दुबई वगैरह क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट तो यहाँ पे कमा रहे हैं ना। वो दुबई में इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जो काली कमाई से वो प्रॉफिट यहाँ पे कमा लेते हैं हमारे बिजनेसमैन, है ना, हमारे फिल्म स्टार्स। जितना वो काली कमाई यहाँ कर लेते हैं उतना तो वो वहाँ नहीं कर सकते। तो वो वहाँ पे एनआरआई बन के रहेंगे, कमाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ टैक्सेशन बहुत कम है। हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो 17.5% है। ज़्यादातर उन्नत देशों में 22, 25, 30 होता है। और हमारा जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो है, मतलब कितना हमारे जीडीपी का डायरेक्ट टैक्स में जाता है, वो 6.25, 6.5% है। जबकि ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में भी 10-11% होता है। और काले धन की अर्थव्यवस्था अगर कंट्रोल कर लें तो ये जो 6.25, 6.5% है वो 24% हो जाएगा। और 24% का फायदा किसको मिलेगा? हम ही लोगों को मिलेगा, क्योंकि उससे शिक्षा बेहतर होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। तो एक अभी डॉक्टर तो अंडर इन्वॉइसिंग क्यों करता है? वो इसलिए क्योंकि सभी लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो वो भी कहता है कि मैं भी गैर कानूनी काम करूंगा। अगर हम सब सही ढंग से काम करें और हमको उसका जब फल मिलता रहे, तो जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे 60-65% टैक्स होता है, लेकिन लोग टैक्स देते हैं। वहाँ पे काले धन की अर्थव्यवस्था 1-2% है, हमारे यहाँ 60% है। तो वहाँ पे क्यों देते हैं? क्योंकि उनको अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, उनको अच्छी सड़कें मिलती हैं। हमारे यहाँ टूटी फूटी सड़कें होती हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए हर एक को एक इनजस्टिस लगता है। तो एक अंबानी को भी लगता है कि ये सोशल इनजस्टिस है, और एक गरीब आदमी जो पटरी पे सोता है उसको भी लगता है सोशल इनजस्टिस है। तो इसलिए समाज के प्रति आस्था नहीं है कि हमें समाज के लिए करना है। हर एक कोई समाज को तोड़ने में लगा हुआ है। मतलब कि अगर आदमी को लगता है कि मैं जो ये पार्क की ग्रिल तोड़ के 1,000 रुपए की बेच लूं, तो 1 लाख रुपए का नुकसान करने को तैयार है। तो इसलिए जो हमारी जो कमिटमेंट होनी चाहिए समाज के प्रति, वो कमजोर पड़ जाती है जब इतना गैर कानूनी काम, और ऊपर से आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले सब गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है मैं भी करूं। तो एक हमारा जो एक होना चाहिए पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, सोशल अंडरस्टैंडिंग, तो हमारा एलियनेशन बहुत है। क्यों है? क्योंकि सोशल इनजस्टिस है ना। सबको लगता है कि गरीब आदमी को भी लगता है कि इनजस्टिस है, अमीर को भी लगता है इनजस्टिस है। कि अमीर को लगता है कि भाई देखो, जो मुझे करप्शन में पैसा देना पड़ रहा है पॉलिटिकल। तो एक हमारा जो सिस्टम है जिसमें ब्लैक इकॉनमी इतनी बड़ी हो गई है, उसमें अमीर को भी लग रहा है कि देखो गलत हो रहा है, और जो गरीब को भी लग रहा है गलत हो रहा है। मतलब सबको ये लग रहा है कि वो पॉलिटिकल क्लास के पीड़ित हैं, पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल क्लास ही नहीं है, वो एक्चुअली एक गठबंधन है। पॉलिटिशियन भी तो कंट्रोल किए जाते हैं बाय दीज रिच पीपल, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं, उन्हीं के चंगुल में तो हैं। सर, तो ये मिल के बना रहे हैं ना। ब्लैक मनी का सवाल हमें बहुत 3-4 साल से तो नोटबंदी से हमारे दिमाग में जुड़ा हुआ था। अच्छा, आपने कहा ये नोटबंदी से नहीं हल हुआ, नोटबंदी का कोई एक फायदा? नुकसान हो गया, आपकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। एक भी फायदा नहीं है। एक भी फायदा नहीं है। मतलब ना आपका टेररिज्म पे, ना आपका काउंटरफीट करेंसी पे,
ना आपके ब्लैक मनी पे, किसी पे कोई असर नहीं हुआ। ये तो एक गलत फहमी थी कि ब्लैक मीन्स कैश। किसने सजेस्ट किया था ये करो? जिसने भी सजेस्ट किया वो गलत सजेस्ट किया। एक वो अपने बाबा रामदेव ने भी उसको पुश किया। एक अर्थ क्रांति करके पूना की संस्था है, उन्होंने भी किया। उन्होंने जब मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वहाँ पे जाके उनको प्रेजेंटेशन दिया। और हुआ ये था कि जब ये बात हुई कि हम बाहर से इतना पैसा ले आएंगे कि 15 लाख रुपए हर परिवार को दे देंगे, और फिर नीतीश कुमार ने उसको प्ले किया बिहार के इलेक्शन में, तो इनको डर था कि ये जो यूपी के इलेक्शन में भी होगा और फिर हमारी भद होगी, जैसे बिहार हार गए उस समय 2015-16 में, तो ये होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कोई बड़ा धमाका करना है। तो बड़ा धमाके के लिए इन्होंने किया कि इससे, और उनको पॉलिटिकल फायदा पहुंचा क्योंकि गरीब आदमी ने विश्वास कर लिया कि इससे काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर होगा। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो कुछ बहुत बड़े जो पॉलिटिकल पंडित हैं उन्होंने टीवी में बोला कि अब काले धन वाले कहाँ जाएंगे, उनका तो पैसा चला गया। तो यानी कि हमारे जो एजुकेटेड भी क्लास था उसको ये समझ नहीं थी कि ये नोटबंदी से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी और असंगठित क्षेत्र को तो बहुत ही नुकसान हुआ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि नोटबंदी के बाद से हमारे असंगठित क्षेत्र को 10 से 12 लाख करोड़ हर साल का नुकसान हुआ। तो पिछले 8 साल में हमारा जो असंगठित क्षेत्र उसको कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और जो उनको हाथ में दिया फ्रीबीज के तौर पे, वो तो 2-3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए साल मिलता है। तो 8 साल में उनको ज़्यादा समझिए 25 लाख करोड़ रुपए मिला। पर क्या है, वो 25 लाख करोड़ रुपए दिखता है आपका, जो 100 लाख करोड़ का नुकसान हो गया वो तो नोशनल हो गया ना, वो आपको दिख नहीं रहा, वो आपको समझ नहीं आ रहा। तो आपको लगता है कि भाई आज तो मुझे कुछ मिल गया, बस में फ्री टिकट मिल गया, या आपको जब 5 किलो राशन मिल गया, है ना। पर ये आप सोचते हैं कि भाई अगर काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं होती और हम लोग 8 गुना बेहतर होते तो हमको ये 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ती, हमको जो सरकार साइकिल दे रही है उसकी जरूरत नहीं होती, हमारे परिवार को साइकिल चाहिए होती तो हम खुद खरीद लेते, हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। लेकिन जो सारी पॉलिटिक्स है वो चली गई है कि आज जो आम आदमी है उसका पॉलिटिकल सिस्टम में कोई विश्वास नहीं रह गया, पॉलिटिकल लीडर्स में विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रॉमिस किया लेकिन वो डिलीवर नहीं किया। तो आज वो कहता है कि भाई आज मुझे क्या दे रहे हो, आप फ्यूचर में तो कुछ दोगे नहीं, मुझे आज चाहिए। तो आज में मतलब कि ये फ्री या वो फ्री या वो चीज़, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जिनमें देना चाहिए वहाँ तो वो कर नहीं रहे। पर ये कि हाँ एक ये फ्री दे दिया, एक वो फ्री दे दिया, तो पब्लिक सर्विसेज अच्छी दे देते, उसी से बहुत फायदा हो जाता। पर वो भी नहीं, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है कि आप एकदम से स्कूल सिस्टम बेहतर कर दोगे या डिस्पेंसरी बेहतर कर दोगे। तो कहते हैं आज हमारे हाथ में, तो इसलिए फ्री भी कल्चर बहुत डेवलप हो गया है। सर जीएसटी से कितने फायदे हुए? जीएसटी से देखिए हमारा जो संगठित क्षेत्र है उसको फायदा पहुंचा, असंगठित क्षेत्र पिट गया। वजह उसकी है कि जीएसटी में एक इनपुट क्रेडिट होता है, वो इनपुट क्रेडिट मिलता है संगठित क्षेत्र को, असंगठित क्षेत्र क्योंकि उससे बाहर है तो उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। तो संगठित क्षेत्र को जो इनपुट क्रेडिट मिलता है तो उसका माल सस्ता हो जाता है, तो जब माल सस्ता हो जाता है तो दाम कम हो जाते हैं। और असंगठित क्षेत्र को क्योंकि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता तो उसका दाम कम नहीं हुआ, तो इसलिए डिमांड शिफ्ट कर गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में। तो तभी जो मैंने नहीं कर पा रहा है संगठित क्षेत्र से। हाँ, क्योंकि उसका दाम नहीं कम हुआ, जबकि संगठित क्षेत्र को फायदा हुआ, उसका दाम कम हो गया, तो कंपटीशन में डिमांड इधर शिफ्ट हो गई। तभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे लेदर गुड सेक्टर, फिर आपके प्रेशर कुकर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, उसमें डिमांड उधर जा रही है, इसीलिए असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। जो मैंने कहा ना कि हमारे जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 1.5-2-2.5% से ज़्यादा नहीं है एवरेज में, अगर आप पिछले 10 साल का देख लें तो 6.5% की जगह आपका 2-2.5% है, तो आपका मतलब कि जो ओवर एस्टिमेटेड है। तो आज आप कह रहे हैं कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मेरा मानना है कि आज अभी भी हम 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इटली से थोड़ा आगे हैं। हमारा जो जीडीपी है वो 48% ज़्यादा दिखाया जा रहा है।